आज का टॉपिक देखिएगा। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इट्स ए वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत ही आसान है ये। वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। कुछ वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और उन वेक्टर्स में स्केलर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, तो ये हमारा वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। ऐसे देख लीजिएगा, लेट एस में कुछ वेक्टर डाल देता हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बी सबसेट ऑफ बी एफ। ये एक सेट बना लिया है, इसमें मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n वेक्टर्स ले लिए हैं और ये सबसेट है बी एफ का। अब मुझे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है तैयार करना है। देन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट a n अल्फा n इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। is called linear combination of vectors in S where a1 a2 dot dot an belongs to F। यानी कि अगर आप वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट ले रहे हैं, अगर वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट ले रहे हैं तो फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उन्हें अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद एक्सरसाइज आती है, बहुत सिंपल इसके क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर E1 दे रखा है 3 2 1, E2 दे रखा है 2 1 0 और E3 वेक्टर दे रखा है 1 0 0। ये तीन वेक्टर दे रखे हैं। बी 3 वेक्टर्स इन R3, 3 डायमेंशन के 3 वेक्टर हैं। देन एक्सप्रेस द वेक्टर 3 5 2 बिलोंग्स टू R3 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। एक नया वेक्टर दे रखा है जिसमें कोऑर्डिनेट पड़े हुए हैं 3 5 2, 3 5 2 कोऑर्डिनेट पड़े हुए हैं और उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में खोलना है E1 E2 E3 के। यानी कि 3 5 2 को E1 E2 E3 में खोलेंगे तो किस तरह से खोलेंगे देखिएगा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको मैट्रिक्स में भी जाना पड़ सकता है, लीनियर इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे। अब ये देख लीजिएगा, लेट इधर वेक्टर ले लीजिएगा 3 5 2 और इधर ले लीजिएगा a1 E1 प्लस a2 E2 प्लस a3 E3 कॉमा a1 a2 a3 बिलोंग्स टू R। ये मेरे फील्ड R के रियल नंबर्स के हैं। वैल्यू डालिएगा 3 5 2, a1 के आगे आ जाएगा 3 2 1, a2 के आगे आ जाएगा 2 1 0 प्लस a3 के आगे 1 0 0। तो ये आ जाएगा 3 5 2। पहले एलिमेंट देखिएगा 3 a1 प्लस 2 a2 प्लस a3। दूसरे देखिएगा 2 a1 प्लस a2। तीसरे वाले देखिएगा a1। अब ये दो कोऑर्डिनेट हैं, इनके बीच में इक्वल लग रहा है तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी 3 a1 प्लस 2 a2 प्लस a3 इक्वल टू 3, 2 a1 प्लस a2 इक्वल टू 5 और ये तीसरा वाला देख लीजिएगा a1 इज इक्वल टू 2। अब a1 की वैल्यू तो आपको 2 मिल चुकी है, यहाँ हो जाएगा 4, 5 में से एक जाएगा 1। a2 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा ये 6 हो जाता है, 6 और 2 8 हो जाते हैं, 6 और 2 8, 3 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाता है। a3 इज इक्वल टू माइनस का 5। इसे इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 3 5 2 इक्वल टू a1 की वैल्यू है 2, तो हमारा रिजल्ट तैयार है 2 E1 प्लस E2 माइनस 5 E3।
और इस तरह से जो है हमारा आंसर जो है तैयार हो जाता है। ये आपने देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैट्रिक्स में हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। मैट्रिक्स में जो हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी वो तो मुश्किल से ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर कम से कम जितने भी सवाल करेंगे हम सब में लीनियर इक्वेशन ही आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि लीनियर मैट्रिक्स पढ़ाते समय कि आप उसमें रैंक पर अच्छी तरह से कमांड कर लो, जिससे कि हम रैंक से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस बनता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे अगर पोर्शन अच्छा होगा तो हम सारी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को जल्दी निपटा सकते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2C का। अब ये है देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है शो दैट द सेट E1 E2 E3 जनरेट R क्यूब। E1 इज इक्वल टू है 3 2 1, E2 इज इक्वल टू है 1 0 0, E3 इज इक्वल टू 2 0 1। ये कहते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में E1 E2 E3 मिला हुआ है और ये कह रहा है E1 E2 E3 जनरेट R क्यूब। R क्यूब यानी कि 3 डायमेंशन का स्पेस, R क्यूब यानी कि 3 डायमेंशन का स्पेस। तो उसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि मैं 3 वेक्टर आपको दे रहा हूं और 3 वेक्टर से आप R क्यूब को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि 3 डायमेंशन का अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो ये E1 E2 E3 की सहायता से बनाया जा सकता है। अब किसी पर्टिकुलर वेक्टर को बनाने के लिए नहीं कह रहा है, 3D के किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए कह रहा है। तो उसमें आप इसे ऐसे ले लीजिएगा जैसे XYZ ले लेते हैं। तो ऐसे ले लेते हैं, लेट x, y, z बिलोंग्स टू R क्यूब। ये 3 डायमेंशन का मेरा वेक्टर R क्यूब आ चुका है। अब इसे मैं बनाने जा रहा हूँ कि मैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट XYZ की जगह में कोई सा भी वैल्यू अगर मैं रखूँ तो मैं E1 E2 E3 की हेल्प से बना सकता हूँ। फिर वैसे ही आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। ये मान लीजिएगा XYZ इज इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 इक्वेशन 1। तो यहाँ हो जाएगा XYZ A1 3 2 1 हो जाएगा, A2 के साथ 1 0 0 हो जाएगा, A3 के साथ 2 0 1 हो जाएगा। अब पहले एलिमेंट देखिएगा 3A1 आएगा प्लस A2 आएगा प्लस का 2A3 आएगा और इधर से हो जाएगा X। दूसरे एलिमेंट में देखो 2A1 आएगा इजिकल टू हो जाएगा Y। तीसरे एलिमेंट में देखिएगा यहाँ से A1 आएगा, A2 नहीं आएगा प्लस का A3 आएगा और यहाँ से मिल जाता है Z। अब यहाँ से आप वैल्यू उठा लीजिएगा यहाँ से, तो A1 की वैल्यू मिलेगी आपको y/2। A1 की वैल्यू आपको y/2 मिल जाती है। अब A1 की वैल्यू y/2 यहाँ रखेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो A3 इक्वल टू Z माइनस y/2 यानी कि 2Z माइनस y/2। ये हो जाता है। A1 भी आ चुका है, A3 भी आ चुका है। नाउ A2 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3A1 माइनस 2A3, x माइनस 3A1 3y/2 हो जाएगा माइनस का 2A3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2Z प्लस का y। तो A2 की वैल्यू तैयार हो जाएगी, एक तो 2x तैयार हो जाएगा, 2x तैयार हो जाएगा माइनस का 3y और प्लस का 2y, माइनस का y हो जाएगा माइनस का 4Z/2। अब देखिएगा आपके पास A1 भी आ चुका है, A2 भी आ चुका है, A3 भी आ चुका है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा तो आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है XYZ इज इक्वल टू A1 की वैल्यू y/2 के साथ E1 आ जाएगा, A2 2x माइनस y माइनस 4Z/2 के साथ E2 आ जाएगा और A3 2Z माइनस y/2 के साथ E3 आ जाएगा और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो आपने देखा XYZ को मैंने E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से खोल दिया है। यानी कि आप XYZ की जगह कोई सा भी रियल नंबर अगर ले लेंगे
तो मेरे ये तीनों एलिमेंट मिल करके उसकी रचना कर देंगे। तो इसका मतलब है कि E1 E2 E3 जो है वो पूरे R³ यानी कि 3 डायमेंशन के स्पेस की रचना कर सकते हैं। अब ये है तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में कहता है राइट द पॉलिनोमियल p। एक पॉलिनोमियल p है ओवर r एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल u1 u2 u3। जो पॉलिनोमियल p है उसे u1 u2 u3 के जो 3 पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनकी टर्म्स में आपको खोलना है। ये है, ऐसे मान लीजिएगा लेट p इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3। इनकी वैल्यू रख दीजिएगा x² प्लस 4x प्लस 14। a1 u1 की वैल्यू x² माइनस 2x प्लस 1। a2 u2 की वैल्यू 2x² माइनस 3x। a3 u3 की वैल्यू x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x² x टू दी पावर 0। x² में देखिएगा a1 यहाँ से आएगा प्लस का 2a2 आएगा, a3 नहीं आएगा, इधर से हो जाएगा 1। x के कोएफिशिएंट में देखिएगा माइनस का 2a1 आएगा, यहाँ से माइनस का 3a2 आएगा, माइनस का 3a2 और प्लस का a3 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट देखिएगा a1 आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 2a3 इक्वल टू 40। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब ऐसे कर लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। ये a1 और a2 में है और ये a1 और a3 में है। तो एक काम करते हैं, बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से a2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा 1 माइनस a1 अपॉन 2। 1 माइनस a1 अपॉन 2। अब यहाँ से बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से a3 की वैल्यू निकाल दीजिएगा 14 माइनस a1 अपॉन 2। अब a2 और a3 दोनों में a1 की टर्म्स में निकाल चुका हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिएगा। 14 इक्वेशन 3। जब आप इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो यहाँ से आपका a1 आ जाएगा, a1 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपका a2 आ जाएगा, a3 भी आ जाएगा, a2 भी आ जाएगा और a3 भी आ जाएगा। 14 इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 1 में रख करके आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो यूनिक सॉल्यूशन के केस है, तो आसानी से जो इक्वेशन है आपकी सॉल्व हो जाती है। अभी आपको मैट्रिक्स की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की हेल्प तब ली जाती है जब यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे कि छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं। और अगर यूनिक नो सॉल्यूशन का या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है तो बीएससी सेकेंडरी के क्वेश्चन बन जाते हैं। यह है अब 2.11 लीनियर स्पान ऑफ ए सेट। और हाँ, एग्जाम्पल है इसमें 1 2 3 एग्जाम्पल है। ऑल एग्जाम्पल होमवर्क, सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकती। अब 2.11 है, 2.11 में है लीनियर स्पान ऑफ सेट।
अभी आपने क्या सीखा, आपके पास एक सेट था, उस सेट के वेक्टर्स, उस सेट में वेक्टर्स थे, आपने फील्ड के एलिमेंट लेकर के उनकी मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करा तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाया। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाया। तो किसी भी सेट के वेक्टर से, किसी भी सेट के वेक्टर के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो जिस सेट में रहते हैं उस सेट का नाम होता है लीनियर स्पान। यानी कि किसी भी सेट के सभी वेक्टर्स को लेकर के जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे या जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो जिस सेट में रहते हैं उस सेट का नाम होता है लीनियर स्पान। अब ये है लेट S is equal to alpha 1 alpha 2 dot alpha n the subset of BF। मान लीजिएगा ये जो है BF का सबसेट है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है इसका। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S is defined as, इसे आप ऐसे लिखेंगे LS सेट। अब ये LS है, LS का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा सेट अल्फा वालों का, इसका एलिमेंट होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n सच दैट A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू F। तो अभी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी सेट अगर होगा उस सेट के वेक्टर्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे के सारे जिस सेट के अंदर रहेंगे उस सेट का नाम होता है लीनियर स्पान। ये लीनियर स्पान हो गया है सेट का। फिर है नोट, ऐसा भी तो हो सकता है। अब एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। LS अगर करें यानी कि सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन को तैयार करें और वो सेट लौट करके B आ जाए, सेट लौट करके क्या आ जाए, B आ जाए, तो वो सेट कहलाता है स्पानिंग सेट। जैसे कि पीछे वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2C के दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था, दूसरे क्वेश्चन में 3 वेक्टर लिए गए थे और उन 3 वेक्टर से R³ तैयार करा था और R³ हमारा वेक्टर स्पेस था। R³ हमारा वेक्टर स्पेस था, तो हमने दिखा दिया था कि 3 वेक्टर से हम पूरा स्पेस तैयार कर सकते हैं। ऐसे केस में यानी कि LS अगर वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाता है तो S कहलाता है हमारा स्पानिंग सेट। स्पानिंग यानी कि फैलाव, यानी कि S के वेक्टर्स को फैला करके यानी कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप वेक्टर स्पेस तैयार कर सकते हैं। यह है इसमें आप LS is equal to B, then S is called spanning set of B। अब LS is equal to B के हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि S जो है वो स्पानिंग सेट है B का, यानी कि S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम पूरा वेक्टर स्पेस प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा ये आर्टिकल 2.12 है। 2.12 आर्टिकल की थ्योरम है हमारे पास। 2.12 की थ्योरम है, ये 2017 में आई थी और 2018 में आई थी। 17 और 18 में लगातार ये क्वेश्चन आया था और सिंपल थ्योरम है तो वेक्टर स्पेस के लिए थ्योरम है। स्टेटमेंट देखिएगा, इफ BF वेक्टर स्पेस देन LS अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी। LS में लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा सेट S का ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ B, यानी कि जो LS है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ B। B का कोई सबसेट S है
उस S के एलिमेंट को लेकर के आपने लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करा। लीनियर कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट जहां रहते हैं LS में रहते हैं, ये अभी डेफिनेशन हुई थी। अब A सब स्पेस ऑफ BF। अब प्रूव करके दिखाना है कि वो जो है सब स्पेस होगा BF का। अभी आपने पीछे वाली एक्सरसाइज में सब स्पेस के ढेर सारे क्वेश्चन करे थे। अभी आपने देखा था कि अल्फा और बीटा अगर किसी को सब स्पेस सिद्ध करना है तो उससे एलिमेंट अल्फा बीटा लेकर के आइएगा, दो फील्ड के एलिमेंट लेकर के आइएगा और ए अल्फा प्लस बी बीटा तैयार करिएगा। और ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर उस सेट को बिलोंग कर जाता है तो वो आपका सब स्पेस हो जाता है। अब मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि LS मेरा सब स्पेस है। अगर LS मेरा सब स्पेस है तो मैं LS के दो एलिमेंट पहले चुनता हूं। ऐसे ले लेते हैं प्रूफ। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू LS। अब अल्फा कॉमा बीटा जो है मैं बिलोंग्स टू LS ले चुका हूं। अब यहां पर मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, अब अल्फा और बीटा जो मेरे एलिमेंट आए हैं वो LS से आए हैं। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा LS की डेफिनेशन का। LS में S के सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन रहते हैं, तो यानी कि अल्फा जो और बीटा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा उन वेक्टर्स का जो वेक्टर सेट में रहते हैं। तो मैं उन्हें मान लेता हूं। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू LS। अब ऐसे ले लेते हैं लेट देन अल्फा इक्वल टू, ऐसे मान लेता हूँ A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n। बीटा इक्वल टू मान लेता हूँ B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 BN बीटा n। वेयर AI कॉमा BI बिलोंग्स टू F कॉमा अल्फा I कॉमा बीटा I बिलोंग्स टू S और I इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n। अब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है कि A1 A2 वाले B1 B2 वाले सारे मेरे फील्ड के एलिमेंट हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 जो है मेरे S के एलिमेंट हैं। अब फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ और किसी भी सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी मिलेगा आपको वो आपका LS में रहता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा अल्फा भी और बीटा भी दोनों मेरे LS के एलिमेंट हो जाते हैं। अब मेरे पास अल्फा आ चुका है, मेरे पास बीटा आ चुका है। अब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन A अल्फा प्लस B बीटा तैयार करता हूं। A अल्फा प्लस B बीटा, अल्फा में आप A की मल्टीप्लाई करेंगे और B में बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिएगा इसे, ये A1 अल्फा 1 प्लस, और यहाँ भी बना देता हूँ एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू F। पहले लिख दिया मैंने, यहाँ हो जाता है A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट BN बीटा n। अब मजे की बात, थ्योरम का रिजल्ट हमारा आ चुका है। अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 मेरे एलिमेंट S के हैं। A मेरा फील्ड से आया है, A1 मेरा फील्ड से आया है। फील्ड क्लोजर एक्सिम पालन करती, क्लोजर एक्सिम का पालन करती है मल्टीप्लाई के अंतर्गत। तो A की जब मल्टीप्लाई A1 से करेंगे, A की मल्टीप्लाई A2 से करेंगे या B की मल्टीप्लाई B1 से करेंगे तो मेरे फील्ड के एलिमेंट हो जाएंगे। तो A1 A2 डॉट डॉट AN B1 B2 डॉट डॉट BN, ये मेरे सारे फील्ड के एलिमेंट हैं। और फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप सेट S के वेक्टर्स से कर रहे हैं तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इसे ऐसे लिख देते हैं, इस टू इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट S। ये सेट S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है। इस टू इंप्लाइज A अल्फा B बीटा बिलोंग्स टू LS। और लीनियर कॉम्बिनेशन जिस सेट में रहता है उसका नाम LS होता है
तो ए अल्फा बीटा प्लस बी बीटा बिलोंग्स करता है एल एस को। इस टू इम्प्लाइज एल एस इज सबसेट ऑफ वी एफ। इस तरह से हमारी थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है कि एल एस जो है वो वी एफ का सब स्पेस है। उसके बाद कॉलरी है, कॉलरी में है एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी एफ containing S। LS is the smallest subspace of VF containing S। अभी थ्योरम में ये थ्योरम जो है 2018 में आई थी, जो हम कॉलरी करने वाले हैं। अभी हमने थ्योरम में दिखाया कि LS जो होता है वो एक सब स्पेस होता है। अब सवाल उठता है कि LS अगर सब स्पेस है और LS में S भी रहता है, चूंकि S की मल्टीप्लाई सेट की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो कोई नया सेट नहीं प्राप्त होगा, वही वापस आ जाएगा। अब हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि जो LS सब स्पेस है उसमें से LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ VF। तो यानी कि VF के जितने भी सब स्पेस होते हैं उसमें से सबसे छोटा सब स्पेस LS होगा, जो S को रखेगा। किसे रखेगा? S को रखेगा। अब S को रखने वाला सबसे छोटा सब स्पेस हमें बनाना है। ये तो 3-4 लाइन थ्योरी लिखी जाएगी, इसमें कोई स्पेशल चीज प्रूफ नहीं करनी है। ये लीजिएगा, if alpha belongs to S then 1 comma alpha belongs to LS, बल्कि ऐसे लिखते हैं 1 comma alpha is equal to alpha belongs to LS और ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि 1 belongs to M। अल्फा कोई एलिमेंट है जो S का है, ठीक है, उसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी, एक ही एलिमेंट लिया है मैंने, 1 से मल्टीप्लाई करके मुझे अल्फा हो जाएगा। लेकिन जब फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक एलिमेंट तो 1 है, बाकी वेक्टर के साथ जो है वो 0 डाल दीजिएगा, तो ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है मेरा LS के अंदर रहता है, तो अल्फा मेरा S से आता है और इससे सिद्ध हो जाता है कि अल्फा LS में रहता है। तो यानी कि S के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे LS में रहते हैं। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि LS जो है वो S जो है वो LS का एक सबसेट है। ध्यान से सुन लीजिएगा, S के सारे एलिमेंट LS में रहते हैं तो S सबसेट है LS का। इस टू इम्प्लाई पहली लाइन बनती है हमारी S सबसेट ऑफ LS। इससे हमें ये पता लग जाता है कि S जो है वो सबसेट है LS का। लेकिन अभी हमने क्या लिखा था? LS एक सबसेट, सॉरी यहाँ सबसेट गलत लिखा गया है मेरे से, सब स्पेस। अब यहाँ से हमें पता लग गया है कि S LS का सबसेट है, तो यानी कि LS जो है S को रखता है। लेकिन पीछे वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि LS जो है वो सब स्पेस होता है, तो यहाँ से पता लग जाता है कि LS एक सब स्पेस है जो S को रखता है। is to implies LS is subspace containing S। ये लाइन हमें बताती है कि LS एक सब स्पेस है और जो S को रखता है। अब सिद्ध करके दिखाना है कि ये सबसे छोटा सब स्पेस होगा, और सबसे छोटा स्पेस सब स्पेस सिद्ध करने जा रहे हैं इसको, ये है। अब कोई सब स्पेस ले लेते हैं, कोई और लेते हैं सब स्पेस। ऐसे मानते हैं लेट W इज सब स्पेस ऑफ BF कंटेनिंग S। ये हमने मान लिया है। अब हमने माना है कि W जो है कोई और अदर सब स्पेस है BF का कंटेनिंग S, और उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है? वो भी S को रखता है। अब ये जो है एलिमेंट जो है S को रख रहा है। अब W is subspace of BF containing S, then अब यहां से हम कह सकते हैं W सबसेट होगा LS का। सॉरी उल्टा हो गया है,
देन W सबसेट होगा LS का। अब देख लीजिएगा ये LS का सबसेट क्यों होगा। अब आपने ये माना है कि कैपिटल W एक सब स्पेस है जो S को रखता है। सब स्पेस दो नियम का पालन करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन में फील्ड की मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर आप उन्हें जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। और जो सब स्पेस होता है वो दोनों नियम का पालन करता है। तो यानी कि जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी नियम से बना है। तो W एक सब स्पेस है, तो उसके किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप लीनियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करेंगे तो वो W का एलिमेंट होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू रूल नई डेफिनेशन के अनुसार वो LS कहलाएगा। तो यानी कि W के वेक्टर एडिशन से और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जितने भी आप एलिमेंट तैयार करेंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे सेट S के, और तो वो रहेंगे LS में। इस कारण से W सबसेट होगा LS का। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, क्योंकि W is closed under scalar multiplication and vector addition। W सबसेट हो चुका है LS का। ये उल्टा लिख दिया है मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा LS सबसेट ऑफ W। LS सबसेट ऑफ W। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 की बात छोड़ दीजिएगा, यहीं से रिजल्ट प्रूव हो जाता है। W क्लोजर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, और W में S रहता है। तो S के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप तैयार करेंगे तो वो एलिमेंट W का रहेगा। S के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट तैयार होते हैं वो LS के एलिमेंट होते हैं, अर्थात LS का प्रत्येक एलिमेंट W में रहता है, अर्थात LS W का सबसेट है। अब यहाँ पर अभी हमने कहा था S सबसेट है LS का, और यहाँ LS सबसेट है W का। तो सिद्ध हो जाता है कि S जो है LS जो है वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो S को रखता है। अब यहीं से जो है रिजल्ट ले लेते हैं। दिस प्रूव दैट LS is smallest subspace of VF containing S। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो LS होता है वो सबसे छोटा सब स्पेस होता है VF का, जो S को रखता है। क्योंकि अगर कोई भी सब स्पेस लेकर के अब हम आगे चलते हैं तो वो बड़ा बैठता है, LS हमेशा छोटा बैठता है। तो यानी कि LS सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो S को रखता है।